Yes, class. So this is from your English book, your second poem of the book, which is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. So ये क्या है पोएम? इससे पढ़ने से पहले हम let's talk about the author first. Okay. As you can see the picture of the writer, Stephen Spender. उनका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है यहाँ पे 1909 to 1995. Was a poet and English essayist. Spender had keen interest in politics, and so he declared himself a socialist and pacifist. His work concentrated on themes of social justice and class struggle. यहाँ पे दिया गया है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो एक पोएट थे, एक एसेइस्ट थे. उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है उनसे रिलेटेड की, और उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट भी डिक्लेयर किया. मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के बारे में सोचता है, सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है. ठीक है. उनका जो काम है वो ज्यादातर उसी सोसाइटी पे ही यहाँ पर डिपेंड करता है. उन्होंने काफी कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी उन्होंने जो सोशल इनजस्टिस है सोसाइटी में, जो लोगों के साथ सही जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, उस पे उन्होंने काफी कुछ जो है काम किया है. ठीक है. एंड हमेशा से ही वाज अ पैसिफिस्ट आल्सो, जो कि आपका वायलेंस या जो अनजस्टिफिकेशन हो रही है, आपकी जो चीजें अनजस्टिफाइड है सोसाइटी के अंदर, उनके अगेंस्ट उन्होंने काफी कुछ काम किए हैं. तो और जो क्लास स्ट्रगल है, यानी कि एक सोसाइटी में जो क्लास का स्ट्रगल है ना, यहाँ पे मिडिल क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया. So this is from your elementary school classroom in a slum. Let's have an introduction about the poem. The poem, written by Stephen Spender, describes the social inequalities which are prevailing in the society. Society के अंदर जो आपकी inequalities होती हैं, समाज में जो लोग आपस में भेदभाव करते हैं, उन्होंने इस पोएम के जरिए उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. इस पोएम में वो डिस्क्राइब करेंगे उन बच्चों की कंडीशन जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्री स्कूल इज लाइक द जूनियर क्लासेस, फर्स्ट टू सेवेंथ एट. ठीक है. तो जो छोटी क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक स्लम एरिया में रह रहे हैं. अब यू नो दैट वेरी वेल दैट द मीनिंग ऑफ स्लम इज वेयर द थिंग्स आर नॉट डेवलप्ड. ठीक है. एक ऐसा एरिया जो बहुत ही गरीबी के एरिया उसमें आता है कैटेगरी में. ठीक है. तो वहां पे एक एलिमेंट्री स्कूल था जिसके बारे में उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. द पोएट वांट्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स दीज किड्स. और जो स्कूल के बच्चे हैं, पोएट चाहता है कि उनकी तरफ सबका अटेंशन जाए, सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, जिससे कि उन बच्चों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके, एंड दे मे गेट ट्रेन्ड टू बिकम गुड सिटीजन rather than criminals. और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे यहाँ पे फोकस किया है कि उन पर हम ध्यान दे जिससे कि वो उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, और साथ ही साथ उन बच्चों को हम ट्रेन कर सके एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, ना कि क्रिमिनल्स बनने के लिए. ठीक है. क्योंकि वहां एरिया से काफी सारे बच्चे जो है क्रिमिनल्स बन के आते हैं. अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम दे रखी है पोएम की. जो पोएम है वो फ्री वर्ड्स पे लिखी गई है. फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कि देयर इज नो राइमिंग स्कीम. ओके. इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी पोएम शुड हैव द राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम किसी किसी में नहीं भी होती है. ठीक है. तो ऐसी फ्री वर्ड्स वाली पोएम यहाँ पे पढ़ेंगे हम. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम इन एक्सप्लेनेशन. फार फार फ्रॉम. अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे पोएम पढ़ रही हूँ ना, आप एक एक वर्ड को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे. देन आई विल एक्सप्लेन लेटर. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. अब एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे. As I have mentioned the difficult word here, gusty weeds का मतलब होता है ऐसी wind
जो बहुत तेज चल रही होती है, हवा। गस्टी विंड्स का मतलब, वेव्स का मतलब है यहाँ पर कि बहुत तेज चलने वाली जो हवा है। अब यहाँ पर जो पोएट है उस हवा को एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है। वो बोल रहा है कि वो जो हवा चलती है ना बहुत तेज तेज, और उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उन बच्चों के फेस पे नहीं है। फार फार का मतलब है वो बच्चे के फेस में उन एनर्जी जो है बहुत दूर है उनसे, ठीक है। फार मतलब दूर होता है ना, तो उन बच्चों के फेस में एनर्जी बहुत ज्यादा दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर। नाउ एज यू कैन सी, पैलर मींस पैल एंड डल फेस, एक ऐसा फेस जो कि बिल्कुल भी जिसमें ग्लो नहीं होता, बहुत मुरझाया हुआ फेस होता है। जब somebody who is very depressed, ठीक है, he will you will see that person's face very dull, वो डल फेस हो जाना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन बच्चों का जो जन्म हुआ है, दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, मतलब जब आपके जो गार्डन है वहां पर एक अनवांटेड घास जो उग जाती है जो आपको नहीं चाहिए, तो वो भी ऐसे ही है। वो लोग कैसे हैं कि उन लोगों को अनवांटेड माना जाता है उनकी सोसाइटी में। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनको जब उनका जन्म हुआ तो लोग उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, और जिस माहौल में वो रहते हैं वहां पे उनको हमेशा से इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जो से लोग उनके साथ ट्रीट करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स या जो भी उनसे जुड़ा है, वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते। और यहाँ पे बताया गया है कि जो उनके डल फेस के ऊपर जो बाल है वो ऐसे ही फैले रहते हैं। हेयर टॉर्न मतलब ऐसे ही फैले रहते हैं, वो अच्छे से उनको कॉम्ब भी नहीं कर रखा है उन्होंने बालों को। दे आर लाइक जस्ट देयर ऑन द फेस। द टॉल गर्ल विथ अ वेट डाउन हेड। अब यहाँ पर एक गर्ल के बारे में डिस्क्राइब किया। देखो क्लासरूम में हर चीजों को डिस्क्राइब करेगा अब पोएट, बताएगा कि कैसे कैसे कौन कौन बच्चा है। तो अब यहाँ पे एक गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि टॉल है, ठीक है। अब टॉल इन द सेंस वो और गर्ल्स के साथ कंपेयर कर रहा होगा कि और बच्चों से ज्यादा उसकी हाइट है, तो वो एक टॉल गर्ल है जिसने अपना जो हेड है वो झुकाया हुआ है, यानी झुका कर बैठी हुई है। अब इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि वो गर्ल बहुत डिप्रेस्ड है, शी इज नॉट वेरी हैप्पी। एज आई हैव टोल्ड यू, बच्चों के अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। दैट गर्ल इज ऑल्सो द सेम, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, और वो अपना जो फेस है, अपना जो हेड है, वो झुका के वहां पे बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। अब यहाँ पर एक और बच्चे को बताया गया है, एक लड़के को डिस्क्राइब किया गया। बोल रहा है एक पेपर सीमिंग बॉय है, ओके। अब देखो पेपर सीमिंग बॉय क्या है? पेपर के जैसे दिखने वाला बॉय, मतलब एक ऐसा लड़का जो इतना पतला है एक पेपर के जैसे। वो अब लड़का पोएट को बिल्कुल पेपर के जैसे दिख रहा है, और उसकी जो आंखें है ना वो रैट आईज है। अब रैट आईज का मतलब क्या होता है? रैट आईज का मतलब होता है जब एक जैसे रैट होता है ना, जब भी बाहर होता है या घूम रहा होता है, कुछ ना कुछ वो ढूंढता है खाने के लिए, एंड ही जस्ट ट्राइज टू ग्रैब थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो बच्चे के अंदर भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि उसको कुछ चीज मिली नहीं है, तो ही ट्राइज टू ग्रैब थिंग्स। उसको लग रहा है कि मैं ये चीज ले लूं। उसकी आंखों में वो ग्रीड, वो लालच नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने की वजह से वो चीजों को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द स्टंटेड unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarling disease। अब एक और चीज यहाँ पे बताई गई है कि एक और लड़का है जो कि उसकी जो बोन्स है, जो उसकी हड्डियां हैं, वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो रखी हैं। वो बहुत, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब उसके शरीर की जो बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं वो इतनी फिट नहीं है, वो थोड़ी ट्विस्ट है। अब ये ट्विस्ट क्यों है? क्योंकि उसको ये बीमारी अपने फादर से मिली है, ठीक है। उसके फादर को भी ये बीमारी थी, तो ये बीमारी उसके अंदर भी जो है आ चुकी है। ये उसने उस बच्चे के बारे में पोएट ने यहाँ पे बताया। His lesson from his desk at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream। अब यहाँ पर एक और चीज बता रहे हैं कि क्लास के जो बच्चा जिसके बोन्स बहुत ट्विस्ट है ना, वो तो लेसन को पढ़ रहा है अपने डेस्क पे बैठकर, ठीक है। एक और बच्चा है क्लास के अंदर जो कि क्लास के बिल्कुल डिम एरिया में, डिम मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा उजाला ना हो, ब्राइटनेस ना हो, ठीक है। तो ऐसी क्लास के क्लास में बैठे हुए जो कि बहुत ज्यादा डिम है, वो उस क्लास के अंधेरे की तरफ बैठा हुआ है और अननोटेड है। कोई उसको नोटिस ही नहीं कर रहा कि वो कौन बैठा है, क्योंकि अंधेरे में वो नजर ही नहीं आ रहा। वो बहुत स्वीट सा और बहुत ही यंग सा बच्चा है। उसकी आंखों में एक सपना नजर आ रहा है। अब सपना क्या नजर आ रहा है? उसकी आंखों में सपना ये नजर आ रहा है कि एक्चुअली क्लास के अंदर उसका ध्यान ही नहीं है।
वो विंडो से बाहर वो जो स्क्वेरल है, जो गिलहरी है, जो खेल रही है, इधर उधर भाग रही है पेड़ में, उसको वो देखे जा रहा है कंटिन्यूअसली, और उसका सारा अटेंशन क्लास के बाहर ही है। वो बस चाहता है कि उस गिलहरी के पास चले जाए और उसके साथ वो प्ले करे। तो उसके आंखों में बस वो ही नजर आ रहा है, तो उसकी अटेंशन जो है वो क्लास में नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, स्टंटेड। स्टंटेड यहाँ पे बताया गया है वो बच्चा जो कि अपने फादर से जिसको बोन डिजीज मिली थी, उसको स्टंटेड बोला गया है। मींस उसको ही इज नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, यानी खाने की कमी की वजह से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है। ओके, अब यहाँ पे एक और, नाल्ट मतलब नॉटेड या रफ, बहुत नॉट गुड बट इट इज रफ। वीड्स का मतलब बताया गया है कि ऐसे प्लांट्स जो आपके गार्डन में उग जाते हैं और जो कि जरूरी नहीं है, तो वो बच्चे भी उन वीड्स की तरह हैं। पेपर सीमिंग बॉय, एज आई टोल्ड यू, अ बॉय हु इज वेरी थिन। हेयर का मतलब होता है सक्सेसर, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपने पूर्वज से कुछ जो है यहाँ पर अपनी विरासत में ले लेता है। जैसे आपको अपने फादर से विरासत में जो मिलता है, तो यू विल कॉल योर सेल्फ अ सक्सेसर, अ हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उस बच्चे को वो बीमारी मिली थी, तो उसको बोला गया था हेयर यहाँ पे। अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे क्लास, सिमिली का इस्तेमाल किया गया। सिमिली मतलब होता है जब हम यहाँ पर किसी एक चीज को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को कंपेयर किया गया रूटलेस वीड्स के साथ। ठीक है, यानी कि वो ऐसे बच्चे हैं जो कि अनवांटेड है, तो सिमिली का इस्तेमाल हुआ। मेटाफोर का इस्तेमाल हुआ है, बॉय इज कंपेयर्ड विद पेपर एज ही इज थिन। जब हम किसी लिविंग चीज को नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा सिमिली होता है, वो होता है आपका मेटाफोर। सो मेटाफोर इज ऑल्सो देयर, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है उसको कंपेयर किया गया है एक कागज के टुकड़े के साथ। ठीक है, जहां पर मतलब उस पेपर के साथ कंपेयर किया गया है। अब देखो बच्चे को पेपर के साथ कंपेयर करना, तो देयर इज नो सेंस। तो जब दोनों में देखो कंपैरिजन है, सिमिली में भी कंपैरिजन है, मेटाफोर में भी कंपैरिजन है। मेटाफोर का जो कंपैरिजन होता है ना, वो ये होता है जहां पर किसी चीज का कोई मतलब ही ना हो किसी दूसरी चीज के साथ, और हम उसके साथ उसे कंपेयर कर दें। जैसे एक लड़के को एक पेपर के साथ कंपेयर करना, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है ना, लेकिन हम कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम कुछ बताना चाह रहे हैं उस बच्चे को, हम एक पेपर का सिंबल लेकर क्या बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा वीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा फ्रेज जो कि किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई ना होता हो, लेकिन फिर भी हम उसके साथ उसे कंपेयर करते हैं, दैट इज मेटाफोर। रेपिटेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर आपके वर्ड्स बार बार यूज हो रहे होते हैं। एज यू कैन सी इन द पैराग्राफ कि फार फार बार बार यूज किया गया है, 2 बार यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस भी है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टैंजा। On sour cream walls, donations. Shakespeare's head, cloudless at down, civilized dome, riding all cities, belled, flowery, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows not this map, their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of birds. अब यहाँ पे देखो सार का मतलब क्या होता है। सार का मतलब होता है, जब हम वैसे तो नॉर्मली हम बोलते हैं खट्टा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है एक ऐसी चीज जो बहुत अनप्लेजेंट है। सो यहाँ पर अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो वहां पे दीवारें हैं उस स्कूल की, उसको बोला गया है सार, मतलब कि वो उनका जो कलर है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना प्लेजेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मली व्हाइट कलर की जो पेंट करी हुई होती है, बहुत ज्यादा शाइन कर रही होती है आपकी दीवारें, लेकिन वो दीवारों का कलर बहुत डल है, वो एकदम सार क्रीम हो गया, व्हाइट से एकदम क्रीम बन गया है, ब्लेमिश बन गया है। तो बोल रहे हैं कि वो दीवारें बहुत क्रीम कलर की थी। अब उन दीवारों में काफी कुछ डेकोरेट कर रखा था। ठीक है, उन दीवारों में काफी कुछ डेकोरेट कर रखा था, और वो जो डेकोरेशंस थी, वो सारी की सारी चीजें जो दीवार पे लगी थी, वो सब डोनेशन से मिली थी। अब डोनेशंस क्या होता है, जब ऐसे एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं स्लम एरियाज में, तो लोग वहाँ पे काफी कुछ डोनेट करते हैं, ठीक है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो काफी लोगों ने डोनेशन की होगी, तो वो उन चीजों को लगा रखा है। वहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, वहाँ पे एक तो लगा हुआ है शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, एज यू नो शेक्सपियर इज अ गुड राइटर, तो शेक्सपियर के वहाँ पे जो है पिक्चर लगी हुई है। अब वो जो है ऐसा लग रहा है कि
उनकी जो पिक्चर है वो बॉल्ड लगी हुई है, यानी कि बॉल्ड पिक्चर लगी हुई है शेक्सपियर की। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हाफ सन होगा, ठीक है, जैसे ब्राइटिंग सन है, एक ऐसा सन यहाँ पर जो कि उनके उनके सर को उसके साथ यहाँ पर जो है कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि civilized dome. What do you mean by civilized dome? Here it means rising sun at the horizon which is in the shape of a dome. जब एक सूरज का उगना, एक सेमी सर्कल में जब एक सूरज उगता है तो उसको यहाँ पर सिविलाइज्ड डोम के साथ कंपेयर किया गया है क्लास, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो शेक्सपियर का जो सर है वो ऐसा लग रहा था कि एक आधा जो सेमी सर्कल में जो सूरज है वो उगा हुआ है, ठीक है। बेलीड, फ्लारी। नाउ क्लास यहाँ पे आप देखेंगे कि अब एक और चीज को बताया गया यहाँ पे, टायरलेस वैली। टायरलेस वैली इज ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसी घाटी जहां पर अ ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे आइस फ्री एक वैली है जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स वहां लगे होते हैं, तो उसकी पिक्चर भी वहां पे लगी हुई है वहां पर वॉल के ऊपर, और उन पिक्चर्स पे काफी कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स वगैरह वहां पे दे रखे हैं। इसके अलावा वहां पर मैप लगा रखा है, ओपन हैंडेड मैप है, और वो पूरे वर्ल्ड की चीजें दिखा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड की अलग अलग चीजें लाइक रिवर्स, यू नो, आपके जो भी आपके मैप्स में अलग अलग एरियाज बताए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, उन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो सारी मैप्स के अंदर वहां पे दिखा रखी थी वॉल के ऊपर जो लगा था। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। अब वो बोल रहे हैं कि लेकिन इन बच्चों के लिए जो दीवारों पे चीजें लगी हुई है ना उनका कोई अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैप में उनको दिख रहा है ना तो वो वहां पे जा सकते हैं, जो उनको वहां पे ब्यूटीफुल चीजें दिख रही है वो उस ब्यूटी को वो फील ही नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फील इट। तो उनका जो वर्ल्ड है, जो उनका संसार है वो कहाँ तक सीमित है? वो सिर्फ उस विंडो तक सीमित है जो विंडो के सामने उनको नजर आ रहा है, जो उनके आसपास उनको दिख रहा है, सिर्फ वो ही उनका वर्ल्ड है। वे ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, a narrow street a narrow street sealed in with a lead sky. Now sealed here means किसी चीज का बंद रहना, ठीक है। lead का मतलब होता है dark future, here lead means dark future of the kids. Capes का मतलब है a large piece of land that sticks out into the sea from the coast. एक ऐसा आपका जमीन का कोई भी टुकड़ा हिस्सा जो कि आपके समुद्र के आसपास टिका होता है, यानी समुद्र के आसपास का एरिया यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो क्लास वो बोलता है नेक्स्ट कि ऑथर इज सेइंग कि जो बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो एकदम धुंधला पड़ चुका है, ठीक है। उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनका फ्यूचर एक नैरो स्ट्रीट की तरह है। नैरो स्ट्रीट मतलब एक ऐसी स्ट्रीट जो बिल्कुल सीधी जा रही है, मतलब उसके लिए कोई कोई भी एक ऐसी स्ट्रीट जो कि बंद है, ठीक है। उसका उसका जो स्काई है, जो उसका आसमान है वो बिल्कुल सील्ड है। एक ऐसी मान लो अगर आप एक ऐसी स्ट्रीट पे खड़े हो जहाँ पे ऊपर आपको आसमान नजर ना आए और सामने आपको कोई रास्ता नजर ना आए, तो वो बच्चों को वो ऐसे ही जगह में फंस चुके हैं, उनको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऊपर कुछ आसमान नजर नहीं आ रहा है, तो उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में है, वो देख रहा है। वो उनका फ्यूचर कहाँ है? बहुत दूर है। देखो अगेन फार फार रेपिटेशन आ रहा है, फार फार फ्रॉम रिवर्स। वो जो मैप्स में जो नदियां दिखाई गई हैं उनका फ्यूचर उन नदियों से दूर है। जो समुद्र के पास का जो एरिया है उनका फ्यूचर वहां से दूर है, क्योंकि उन्होंने कभी वो देखा नहीं और वो कभी वहां जा नहीं सकते, तो इसीलिए उन बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो मेटाफोर्स है यहाँ पे। अगेन जो वॉल है, जो दीवार है, उसको सार क्रीम के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब उसको दीवार को एक सार क्रीम के साथ कंपेयर करना देयर इज नो सेंस ना, लेकिन फिर भी किया गया है एक सिंबलाइजेशन, एक सिंबलाइज करने के लिए उसको, टू मेक इट एन एपिटोम। तो दैट इज व्हाई मेटाफोर इज हियर। द फ्यूचर ऑफ द किड्स इज डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड, ठीक है। और फ्यूचर और क्या मेटाफोर में, देखो मेटाफोर बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, अलग अलग चीजों को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ। ये होती है पोएट की इमेजिनेशन, जहाँ पे वो एक नॉर्मल चीज को बिल्कुल अलग चीज के साथ रिलेट कर लेता है और उनके बीच में एकदम सिमिलैरिटीज बिठा देता है। तो वैसे ही बच्चों का जो फ्यूचर है उसको लिमिटेड बता दिया है, और लिमिटेड बताने के लिए उसको किसके साथ कंपेयर किया है? नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई, यानी कि एक ऐसा आसमान जो बिल्कुल अंधेरा छा चुका है जहां पर, और एक ऐसी स्ट्रीट, एक ऐसी गलियां जो बिल्कुल बंद है, आप कहीं नहीं जा सकते आगे।
तो उसके साथ उनके फ्यूचर को कंपेयर कर दिया है. Class assonance literary device is also there because the sound vowel sound e is very prominent. जब भी कोई vowel sound बहुत बार आता है तो हम उसको assonance बोलते हैं. जैसे कि आपका यहाँ पे flowery, tireless, valley, सब में इन चारों words में you can see the e is very prominent. Allusion is there reference to well known person or place. Allusion का मतलब होता है जब हम किसी बहुत जाने पहचाने फेमस इंसान या कोई जगह के बारे में बात करते हैं. तो शेक्सपियर के बारे में बात किया गया, इंसान के बारे में, ठीक है. टायरोलिस वैली ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली के बारे में बताया गया है. सो दैट मींस एल्यूजन इज देयर. रेपिटेशन है अगेन एज आई हैव टोल्ड यू पहले ही कि फार वर्ड दो बार रिपीट हुआ है तो रेपिटेशन इज देयर. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example. With ships and sun and love tempting them to steal, for lies that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as do. क्लास यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो है विकेट का इस्तेमाल किया गया. विकेट का मतलब होता है किसी चीज का बेकार होना, बुरा होना, इविल, बुराई होना. अब देखो बच्चों की जो कंडीशन है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, उनको बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा है, उनकी चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो उनके लिए वर्ल्ड कैसा है, एक ऐसा वर्ल्ड है जो बहुत बेकार है. उनको किसी भी चीज में कुछ अच्छाई नजर नहीं आती. अगर वो दीवार पे वो शेक्सपियर की पिक्चर भी देख रहे होते ना तो उनको क्या लग रहा है कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरा इंसान है. ही इज अ विकेट. विकेट मतलब एक इविल, एक बुराई है. मैप जिसमें हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें देख रहे होते हैं, वो मैप को देखकर क्या सोचते हैं बच्चे कि ये मैप भी बहुत बेकार है, इस मैप में क्या है, ये उनका वर्ल्ड नहीं है. क्यों नहीं है उनका वर्ल्ड? क्योंकि ये सारी चीजें उनको नहीं मिली, ठीक है. और ना तो वो कभी किसी शिप में बैठे, ठीक है, ना ही उनको कभी कोई ऐसा अच्छा वातावरण देखने को मिला. सो दे आर नॉट हैप्पी विद एनीवन और एनीथिंग. अब वो बोलते हैं कि जो प्यार की जो उनकी टेम्पटिंग है, टेम्पटिंग मींस के जब आप टेम्पटेड मतलब जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्पटेशन रखते हो, तो दे ऑल्सो वांट सम लव. लेकिन उनको प्यार नहीं मिला है तो उस वजह से क्या है, वो कैसे बन गए, दे एक्चुअली बिकेम अ पर्सन हु ट्राइज टू स्टील. जो क्या करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि उनकी चीजें पूरी नहीं होती है तो दे जस्ट वांट टू ग्रैब एवरीथिंग. जो उनको मिल जाए वो ही वो उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है. For lies that slyly turn in their cramped holes. क्लास यहाँ पे देखेंगे slyly का मतलब होता है ट्रिकीली. एक ऐसा इंसान जो बहुत चालू हम मानते हैं, जिसे जो हमेशा कोई ना कोई ट्रिक कर रहा है. cramped का मतलब होता है confined, यानी कि ऐसी जगह जो बहुत अनकंफर्टेबल हो, ठीक है. तो यहाँ पे पोएट बोलना चाह रहा है कि जो उनकी जिंदगी है ना वो बहुत एक ऐसा टर्न है उनकी लाइफ में जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है. बहुत उनकी लाइफ इतनी ट्रिकी है कि उनको अपने क्रैम्ड होल में, मतलब एक अनकंफर्टेबल होल में रहना पड़ता है. उनका घर जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है, इतनी ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रहते वो लोग. एक छोटा सा घर है और उस छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं. तो ऐसा लगता है जैसे होल के अंदर एक बहुत सारे जैसे रैट होते हैं ना, एक छोटा सा होल में रह लेता है. तो बोलता है वो लोग इतने छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रह लेते हैं. और अभी उन्होंने अपने आप को उसी के अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लिया है. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब यहाँ पे देखो, फॉग का मतलब है मॉर्निंग से, ठीक है. मॉर्निंग को फॉग बोला गया. तो बोल रहे हैं मॉर्निंग से लेकर रात तक जो है उनकी एंडलेस नाइट है. एंडलेस मतलब हमेशा डार्क है उनकी लाइफ. उनकी लाइफ में कोई ब्राइटनेस नहीं है. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. Now class, you can see slag मतलब होता है weak, बहुत ज्यादा कमजोर होना. Mended का मतलब होता है किसी चीज का रिपेयर होना, रिपेयर करना, ठीक है. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो जो बच्चे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इतने कमजोर है कि उनकी जो बोन्स है ना वो उनकी स्किन से नजर आती है. मतलब अगर आप उनको गौर से देखोगे तो उनके शरीर के अंदर की जो हड्डियां हैं वो भी नजर आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है. और इस कमजोरी की वजह से उनकी हड्डियां भी नजर आ रही होती है. स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए, जो चश्मे पहने हुए वो भी स्टील के पहने हुए, जिनका
स्टील के चश्मे पहने हुए जो कि बहुत ही बेकार हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ऊपर से जो उनका ग्लास है वो ऐसा ग्लास है जिसको रिपेयर किया गया, उसकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस ऑफ फॉगी स्लम, तो उनका जितना भी टाइम है, जो भी उनकी लाइफस्टाइल है, वो एक तरीके की फॉगी स्लम है, यानी एक ऐसा एरिया है जो पॉवर्टी से पूरी तरीके से भरा हुआ है और बहुत धुंधला धुंधला उनका संसार है जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। डूम मींस, ब्लॉट मतलब होता है टू मार्क विद अ स्पॉट, ठीक है। किसी चीज पे स्पॉट लगा देना। डूम मतलब डिजास्टर। तो बोलते हैं वो जो मैप है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी यहाँ पे स्पॉट लगे हुए हैं वो एक तरीके से उनके लाइफ से वो रिलेट नहीं करते, ठीक है। उनकी लाइफ में सिर्फ उनको एक डिजास्टरस लाइफ देखने को ही उनको मिलती है। Here you can see the literary device metaphor is also there, ठीक है, क्योंकि उनके घरों को किसके साथ कंपेयर किया गया, होल्स के साथ, क्रैम्प्ड होल्स के साथ उनके घरों को डिस्क्राइब किया गया। सिमिली है यहाँ पर आपके रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स को जो है बताया गया है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, उनको कंपेयर किया गया है। एलिट्रेशन है, एफ साउंड इज रिपीटेड इन फ्रॉग एंड फॉग। फ्रॉम में एफ है, फॉग में एफ है। Now this is your last stanza class. Let's do it. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs, bleak, break or break, open till they break the town. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब तक कोई गवर्नर या कोई इंस्पेक्टर, एक ऐसा इंसान जो अच्छी पोजीशन में है, वो आकर इनको विजिट नहीं करेगा ना, इनको देखेगा नहीं, तब तक इनकी कंडीशन नहीं ठीक हो सकती। वो बोलती है, ये वो बोलता है यहाँ पर कि उन लोगों को आना चाहिए और उनकी लाइफ को इंस्पेक्ट करना चाहिए और इनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो मैप है ना वो उनकी लाइफ से एग्जिस्ट नहीं करता, वो कभी कहीं गए नहीं है, सिर्फ विंडो के बाहर ही जो उनको नजर आता है उनके घर के आसपास, वो ही उनका पूरा वर्ल्ड है। यहाँ पे कैटाकॉम्स का मतलब है टोम सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जहाँ पर, टोम का मतलब जैसे कि जहाँ पर हम डेड बॉडीज वगैरह लगाते हैं, तो कैटाकॉम्स वो बोल रहा है कि जो उनकी लाइफ है वो ऐसे बंद हो गई जैसे कैटाकॉम्स में एक इंसान की लाइफ बंद हो जाती है, उनकी लाइफ भी वैसे ही बंद हो गई है, हमें उनको वहां से बाहर निकालना है। अब यहाँ पर देखो आपका रेपिटेशन इस्तेमाल हुआ जिसमें कि ऑथर बोल रहा है ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्डन सैंड्स। अज्योर का मतलब होता है डीप ब्लू कलर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि उनकी लाइफ वहीं पर बंद रह जाए, आप लोग आओ, इनको इंस्पेक्ट करो और जो इनकी जो बाउंड्रीज है उनको तोड़ दो। उनकी बाउंड्रीज को तोड़कर इन बच्चों को उन ग्रीन फील्ड्स में ले जाओ जहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है। उनके वर्ल्ड को, उनके संसार को एकदम ब्लू कलर बना दो, ठीक है। जो बहुत डल कलर है ना उनकी लाइफ में, उसको बहुत ज्यादा ब्राइट कलर बना दो। उन गोल्ड की सैंड्स पर, यानी वो जो रेत है वो भी उनको सोने जैसी लगे, ऐसा उनका वर्ल्ड बना दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और जो है उनको एक ऐसा संसार दे दो जहां पर वो पढ़ सके और पढ़ के कुछ बन सके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ही ट्राइंग टू से। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन बहुत ज्यादा दी गई, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो इंसान ही सिर्फ हिस्ट्री बना सकते हैं जो कि सन की लैंग्वेज को समझे, यानी जो सन, सूरज को समझ सके, सूरज को एंजॉय कर सके, सूरज को बोल सके, सूरज से बात कर सके। यानी कि अगर आपको चमकना है लाइफ में तो आप ही हिस्ट्री बना सकते हो। इफ यू वांट टू क्रिएट अ हिस्ट्री, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा किया है, तो आपको भी अगर कोई हिस्ट्री बनानी है तो आपको भी अपनी लाइफ को जो है क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सन। सन की लैंग्वेज को समझने से मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप चीजों को समझ सके, एनालाइज कर सके और एंजॉय कर सके, ठीक है। नाउ यू कैन सी द लिटरेरी डिवाइसेस। मेटाफोर दिया गया है क्योंकि बुक्स एंड नेचर को एक्सप्रेस किया गया है व्हाइट और ग्रीन में, ठीक है। बुक्स को बोला गया है व्हाइट और नेचर को बोला गया है ग्रीन लीव्स। एनाफोरा है यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 consecutive लाइंस। एनाफोरा यहाँ पे देखते हो आप, रन इज योर, रन, रन नेकेड। रन वर्ड को 2 अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया गया। तो एक ऐसा वर्ड जब 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में, यानी एक के बाद दूसरी लाइन में सेम वर्ड आता है, रिपीट हो रहा होता है, उसको हम एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम नंबर 2।